ये फार्मूला आप लिख लिए, फार्मूला लिख लिए बेटा इसको। आइए भैया क्वेश्चन ईयर के हम लोग करने चल रहे हैं, ईयर के सवाल में एंट्री कर रहे हैं हम लोग। आइए पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से लेकर के 5 तक में सवाल आप घर पे किए हैं, किए होंगे ना। 1 से 5 के बीच में बताइए कोई सवाल फंसा हो कोई किसी बच्चे का। पहला सवाल देख लीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस कब होता है, ड्यूरिंग, कब, जब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन जीरो की मोर देन जीरो, मोर देन जीरो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। सेकंड वाले सवाल को तो जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन ही कर दिया, फार्मूला भी लिखवाए थे। तीसरे क्वेश्चन पे टिक लगा लीजिएगा। थर्ड वाले सवाल पे बच्चे भी पूछे थे मॉर्निंग वाले बैच में, ठीक है, आपको भी हो सकता है पूछना हो। ये लग गया था, नहीं लगा था। आइए तीसरे सवाल को देखिए भाई, तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 46, ईयर के प्रॉब्लम चल रहे हैं भैया, ठीक है। आइए AIPMT 2000 में सवाल पूछा गया था। सवाल में कह रहे हैं साहब, इंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस हाफ O2 बना रहा CH3OH। इधर देखना बेटा, CH4 हाफ O2 और बना क्या रहे हैं ये CH3OH। कह रहे साहब इसका जो डेल्टा H है वो क्या है, निगेटिव है, डेल्टा H इसका निगेटिव है। कह रहे हैं इफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एंड मेथिल अल्कोहल आर X एंड Y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वो दे दिए हैं कि हीट ऑफ कंबशन ऑफ क्या, मीथेन और हीट ऑफ कंबशन ऑफ मेथिल अल्कोहल कितना कितना दिए हैं, इसका X और इसका Y दे दिए हैं, ठीक है। अब क्या सवाल हमसे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं देन व्हिच रिएक्शन इज करेक्ट, यानी X और Y में हमसे क्या पूछ रहे हैं, रिलेशन पूछ रहे हैं, कौन ज़्यादा कौन कम होगा। बोलिए, पहली चीज़ तो आप ये दिमाग में बैठा लें, भले यहाँ X और Y दिया गया है, आप दिमाग ठप करके सवाल नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगर कहीं किसी भी स्पीशीज़ का हीट ऑफ कंबशन दिया जाता तो उसको हम क्या लिखते हैं, ये भी क्या होगा, स्पष्ट हुआ। तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं माइनस, किताब में सवाल ऐसे ही दिया ही गया था, ये तो सबको पता होना चाहिए ना कि कंबशन निगेटिव होगा। अब जरा इधर देखना भैया, इसका डेल्टा H निगेटिव दिए, हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, चलिए निगेटिव बजाय इसको मान ले रहे हैं, चलिए -10, एक कोई भी वैल्यू आप मान लें, -5, -10, -2, -4, कोई डिजिट आप मान लें। हम एक -10 इसलिए मान लें कि हो सकता है कट पिट जाए सही से। अब जरा इधर देखना, जब प्रत्येक कंपोनेंट का हीट ऑफ कंबशन दे दिया जाए, प्रत्येक कंपोनेंट का हीट ऑफ कंबशन दे दिया जाए, तो उसका डेल्टा H आप कैसे निकालते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो अब देखिए, जब आप इसका डेल्टा H निकालेंगे तो होगा डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन माइनस डेल्टा H ऑफ कंबशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। आप इसको जीरो करेंगे क्योंकि O2 को कहाँ आप जला पाएंगे, स्पष्ट, ये चीज़ स्पष्ट हुआ। हम इसकी वैल्यू अपनी तरफ से क्या मान लिए हैं, -10। हम इसको क्या रखेंगे, -x, और इसको हम क्या रखेंगे, -y। तो सीधे हो जाएगा, y से खोलोगे तो y माइनस क्या हो गया, ये हो गया -10। तो x को हम इस तरफ ले आ रहे हैं तो हो जाएगा y + 10, y + 10 हुआ। अब देखिए x y से 10 यूनिट ज़्यादा है, मतलब कहने क्या हुआ बेटा कि x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, y। यही तो ऑप्शन दिया गया है, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इक्वल टू y, यही सब तो ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। लगा लीजिए सवाल फट से। चौथा तो निकल गया होगा। चौथे सवाल में कह रहे हैं साहब, हीट एक्सचेंज इन ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड क्या, इंथैल्पी। पांचवा सवाल में कह रहे हैं साहब, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा E, वो D नहीं है, डेल्टा है, फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी इन जूल पर मोल। ये लो भैया, पांचवा सवाल 46 नंबर पेज। मीथेन के कंबशन का
डेल्टा H और डेल्टा E के बीच डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये देखना भैया, CH4 है, कंबस्ट किया गया, CO2 में गए और किस में गए, कितने कार्बन थे, एक यहाँ, कितने हाइड्रोजन हैं, 2 यहाँ, ओके, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 और 2 4, तो 2 से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। हमको अच्छी तरह से पता है कि डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NRT, गैसियस मोलों की संख्या का डिफरेंस यहां लिया जाएगा। और यहां पर अगर आप डेल्टा N निकालेंगे, ये तो लिक्विड है और ये दोनों गैस हैं, तो यहां पर जब आप N2 देखोगे तो 1 मोल और N1 देखोगे तो 2 और 1 3 मोल। तो जब डेल्टा N निकालोगे तो 1 - 3 निकल कितना आया, -2। सबको पता है R की वैल्यू कितनी होती है, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाएगा, 227 प्लस 273 प्लस 27, तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा N के जगह पे क्या होगा, -2, R की जगह पे क्या होगा, 8.3, T की जगह पे क्या होगा, 300। इसको शायद बल्कि ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो है डिफरेंस है हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डेल्टा H और डेल्टा E के डिफरेंस का ये डेटा है। समझ में आया बेटा, लिख लें फट से भाई। आई 7th क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, एक तो कंफर्म हो गया, ठीक है। डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W के। अगर कंटेनर आइसोलेटेड है तो Q क्या हो गया, 0, तो डेल्टा U इक्वल टू किसके होगा, W के। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तब इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ रही होगी, तो W डेल्टा U के होगा, तब उस केस में ये 0 नहीं होगा और Q तब क्या रहेगा, खाली 0। लेकिन अब देखिए आगे क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट किए हैं कि बढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर अ लिक्विड इज स्टिरर विद पेंडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर। उसमें पेंडल मार करके स्टिरर कर रहे हैं, हिला रहे हैं लगातार लिक्विड को, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी इंक्रीज कर रही है, तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा, वर्क 0 होगा, नहीं साहब। तो डेल्टा U इक्वल टू W इज नॉट इक्वल टू 0 बट Q इक्वल टू, सिंस इट इज इंसुलेटेड। तो ढूंढिए इसमें साइन कौन सा करेक्ट हो रहा होगा, स्पष्ट हुआ। आइए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन भैया पूछना है, 10 से लेकर के 15 के बीच में कोई क्वेश्चन। अच्छा 8 तो क्लियर हो गया होगा, हाँ। 10 से लेकर 15 के बीच में कोई क्वेश्चन बेटा, कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बिकम्स फिजिबल एट दिस बॉइलिंग पॉइंट, देन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर देखें बेटा, कह रहे हैं साहब फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस, पहले तो कह रहे हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो डेल्टा H इसका क्या हो गया, पॉजिटिव। कह रहे साहब लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस है और हाई टेम्परेचर पर वो स्पॉन्टेनियस है। तो हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस कब हो रहा होगा, जब इसका डेल्टा S जो पॉजिटिव था वो डोमिनेट कर रहा होगा, तो डेल्टा S इसका क्या हो जाएगा तब, पॉजिटिव। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो इसी कंडीशन के लिए ये
करेक्ट हो रहा होगा। यहाँ लो टेम्परेचर ना देकर को फ्रीजिंग पॉइंट दे दिए, हाई टेम्परेचर ना देकर के वो बॉइलिंग पॉइंट दे दिए। इस केस में यहाँ पर T इंटू डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन डेल्टा एच है, और यहाँ पर T इंटू डेल्टा एस की वैल्यू मोर देन डेल्टा एच है। ये सब पूरा टेबल आपको बनवा के समझाया गया है, और ये केस तो आप पीछे देख चुके हैं जब हम कॉन्सेप्चुअल वाला सवाल करवा रहे थे, याद है? स्पष्ट हुआ? तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 15 के बीच में और कोई क्वेश्चन बेटा? कौन सा क्वेश्चन बेटा? बोले बोले बोले, किए हैं सवाल घर पर? हाँ, 15 तक नहीं कोई क्वेश्चन पूछना। 15 से 20 के बीच में कोई क्वेश्चन? कौन सा बेटा? 16 नंबर सवाल देखें बेटा। सोलह नंबर क्वेश्चन देखें। करें इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl एंड NaOH। इधर देखना, ये HCl है और NaOH है, NaCl बन रहा है, और क्या बन रहा है? वाटर। इसका जो डेल्टा H है वो कह रहे हैं साहब X क्या है? X किलो कैलोरी है। नहीं, X शायद दिए हैं खाली बस, ठीक है, X ही है। तो ये तब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप निकाले होंगे, इधर देखना, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या किए होंगे? रिएक्शन किए होंगे। ठीक, अब आगे क्या खेल खेल रहे हैं वो? कह रहे हैं साहब द हीट इवॉल्व व्हेन 500 ml, और कितना लेके चल रहे हैं? 2 नॉर्मल HCl, और इसका 250 ml 4 नॉर्मल NaOH। अगर ये दोनों मिलाए जा रहे होंगे तब बताओ X एनर्जी रिलीज होगा कि Y एनर्जी रिलीज होगा कि डबल होगा कि ट्रिपल होगा कि हाफ होगा कि पवन्ना होगा कि सवाई होगा? सब हवा हवाई में बात हो रहा है। देखें जरा इधर, आप पहले इसको किस में कन्वर्ट करिए? ग्राम इक्विवेलेंट में। तो आप इसमें क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। इसको भी क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड। तो 500 दूना कितना हो गया? 1000, और 1000 के तो कितना हो गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इनका भी देखिए कितना हो गया? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट, तो फिर रिएक्शन कर रहे हैं, तो हीट क्या रिलीज होगा? वही X। बात स्पष्ट हुआ? हाँ, इन दोनों में से अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा या कम होता, सपोज मान लीजिए यहाँ पर 2 ना लेकर के 1N लेके चल रहे होते, तब यहाँ जानते कितना आ जाता? 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। ये 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट होता, तब यहाँ साल्ट कितना बनता? तब 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट। तब जो हीट रिलीज होता डेल्टा H रिलीज होता। हमने आपको बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट इंटू डेल्टा HN। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट कितना बना? 0.5, और ये था X, तब कितना निकल के आता है एग्जाम आंसर? 0.5X। लेकिन सौभाग्य से दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट थे, इसलिए X ही हीट जनरेट हो रही होगी, X किलो कैलोरी या X किलो जूल जो भी दिए गए हों। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई कम होता तो साल्ट कम बनता, न्यूट्रलाइजेशन कम होता, तब हीट भी कम जनरेट होता। बात स्पष्ट हुआ? तो सवाल सिर्फ वही नहीं कराया जा रहा, उसमें जो पॉसिबिलिटीज और बन सकती हैं उन पर भी चर्चा किया जा रहा है बेटा। लिख लीजिए फट से जल्दी से। 17th नंबर क्वेश्चन 47 नंबर पेज। करें साहब, व्हेन 1 मोलर H2SO4 इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, द हीट लिबरेटेड इज 114.64 किलोजूल। व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? अब जरा देखना, H2SO4 है, NaOH है, सोडियम सल्फेट बन रहे होंगे, और 2 मोल वाटर बन रहा होगा। आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मोलर लेके चल रहे हैं ना, 1 मोलर को आप 1 मोल मान सकते हैं, बोलिए। तो अगर ये 1 मोल आप लेके चल रहे हैं तो ये कितना हो गया? 2 मोल। तो जब आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 × X इसका कितना होगा?
और ठीक, और इसका 2 हुआ और x का कितना होगा 1, तो ये हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ये हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और ये कितना बन रहा होगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट बन रहे होंगे। बोलिए भाई, तो यहाँ का जो डेल्टा H होगा वो 2 इंटू डेल्टा HN के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा HN 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट जितनी हीट रिलीज हो रही है 2 से आप वहाँ मल्टीप्लाई करें तभी डेल्टा H आएगा। और डेल्टा H कितना दिए हैं, कितना दिए बेटा इसका 114.646 इंटू डेल्टा HN 64 है, ये लीजिए। तो जब आप यहाँ से डेल्टा HN निकालेंगे तो 114.64 अपान कितना हो जाएगा 2। स्पष्ट हुआ, लिख लीजिए फट से, हो जाएगा सीधे 2.303 NR log V2 अपान V1। नहीं तो फार्मूला लगेगा ना 20 नंबर वाले में, और 19 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 19 नंबर सवाल देख लें भैया, 19 नंबर सवाल देख लें जरा। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं साहब, एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर एट द सेम टेम्परेचर विल बी। ये है देखिए, लिक्विड को हम किस में ले जा रहे हैं, इसके वेपर में, वाटर का केस है, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर कौन सा लेंगे आप, बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप एंट्रोपी में चेंज निकालेंगे तो डेल्टा HV ऑफ वेपराइजेशन अपान क्या होगा TB। अब यहाँ पर हमको ये जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो पर ग्राम का दिया गया, देखें सवाल में लिखा गया 2.257 किलोजूल पर ग्राम। 1 ग्राम का दिया गया, हमको चाहिए कितना 1 मोल। 1 मोल मतलब 18 ग्राम। 1 ग्राम का दिया तो 18 ग्राम का, 18 से हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा सीधे सीधे 18 इंटू 2.257, ठीक, अपान हो जाएगा बेटा 373। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 0.109 किलो जूल, इतनी हीट या इतना एंट्रोपी में चेंज हो रहा होगा। स्पष्ट हुआ, क्लियर। 20 तक क्वेश्चंस होने थे, 20 तक हुए, इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सवाल में क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ अ नॉन आइडियल गैस अंडरगोस चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। 1 मोल कोई नॉन आइडियल गैस है, 2 एटमॉस्फेयर है, 3 लीटर लिया गया और 95 केल्विन से चेंज किया गया इसके स्टेट को। 4 एटमॉस्फेयर कर दिया गया, वॉल्यूम 5 लीटर कर दिया गया और टेम्परेचर 245 केल्विन कर दिया गया। सवाल में क्या पूछ रहे हैं भाई, कह रहे हैं विद अ चेंज इज इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, कितना इसके डेल्टा यू में चेंज हो रहा है 30 लीटर एटमॉस्फेयर। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ प्रोसेस इन लीटर एटमॉस्फेयर इज डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस, याद है आप ऐसे डेल्टा NRT पढ़ते थे, तो ये तो तब आप लगाएंगे जब n बदल रहा हो और t कांस्टेंट हो। यहाँ देखिए t क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो PV भी चेंज हो रहा होगा। तो हम इसके स्थान पर क्या करेंगे भैया, P2V2 माइनस P1V1। आप कहेंगे साहब ये गुरुजी कहाँ फार्मूला आप लगाए थे, पेज नंबर 32 पे आए अपने असाइनमेंट में, बुकलेट में 32 नंबर पेज पे आइए, पेज नंबर 32 पे आइए, देखिए एकदम सबसे ऊपर फार्मूला लिखा गया, उससे 3 फार्मूले निकाले गए, डंडी खींच करके 3 फार्मूले निकाले गए हैं। मेन फार्मूला ऊपर है, डेल्टा H इक्वल टू क्या है, डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1। याद आया, लो भैया यहाँ रख दो 30 बेटा। P2 कितना है 4, V2 कितना है 5, P1 कितना है 2, V1 कितना है 3, निकल कितना आया था 44 लीटर एटमॉस्फेयर। 44 जिसमें आंसर होगा उसको टिक लगा लीजिएगा।
क्लियर ही बात। तो 21 का सी करेक्ट हो जाएगा बेटा। कोई दिक्कत किसी को भाई? कोई दिक्कत नहीं। 22 नंबर सवाल किसी को पूछना? कोई नहीं। 23 नंबर किसी को पूछना? अच्छा अभी लिख रहे हैं, लिख लो बेटा पहले। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 फंसा है आप लोगों का। कह रहे हैं, ए गैस कैन एक्सपेंड फ्रॉम 100 ml से 250 ml अंडर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, द वर्क डन बाय द गैस इज। तो पहले तो आप जान लें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात हो रही है और पेज नंबर 48। अगर एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वर्क यहाँ क्या लिया जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा -P इंटू डेल्टा V। क्लियर? साइन यहाँ माइनस लिख रहे हैं और प्रेशर कितना दिया गया बेटा, 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है भैया, जरा देखना, 100 ml से बढ़ा के कितना कर दिया जा रहा है, 250 ml, यानी 150 ml का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 0.15 लीटर। यही तो बात हुआ ना भाई। तो यहाँ हो जाएगा 0.15 लीटर और ये क्या है, 2 एटमॉस्फेयर। तो जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा -3 एटमॉस्फेयर लीटर। तो -3 इंटू 101.3, अब किस में आ जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट करोगे ना। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू 101.3 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, हो सकता है इनका 3 आ रहा हो। हाँ वो आंसर अब आ रहा होगा। अब चेक कर लीजिए, देखिए कितना निकल करके आया, कहाँ पर, अच्छा सॉरी 0.3 हो जाएगा, 0.30 होगा ना बेटा, 15 दूनी 30, 0.30 होगा, या 0.30 होगा। तो 0.30 होगा तो यहाँ वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -30.38 क्या जूल। इतना निकल करके आना चाहिए भैया। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें लगा लीजिए इसको। आइए 48 नंबर सवाल देखिए भाई। अरे 48 नंबर कह रहे हैं, 33 नंबर सवाल कह रहे 1 ग्राम सैंपल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज डिकम्पोज्ड इन ए बम कैलोरीमीटर, द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर इंक्रीजेज बाई 6.12 केल्विन, द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज 1.23 किलो जूल पर ग्राम पर डिग्री, व्हाट इज द मोलर हीट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर। तो देखिए वहाँ पर 31 नंबर पेज पे हम आपको ले गए हैं, वहाँ पर एक फार्मूला लिखवाया गया होगा, डेल्टा U इक्वल टू C इंटू डेल्टा T डॉट कैपिटल M अपान स्मॉल m। बम कैलोरीमीटर के लिए फार्मूला लिखवाया गया था, जहाँ पर ये M क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। डेल्टा T क्या था, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पर C क्या था, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। बात स्पष्ट? आप देखिए, अच्छा यहीं पर आपको वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट पूछ रहा है, तो डेल्टा U जो होता है वो क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही तो QE ही तो होता है। तो चाहे डेल्टा U निकालो और चाहे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालो, इसी को चाहे डेल्टा U कहो चाहे डेल्टा E कहो, दोनों बात एक ही है। तो जरा भैया डेल्टा U हम निकाले बम कैलोरीमीटर में। C देखिए कितना दिया गया इसमें बेटा, 1.23 दिए हैं। टेम्परेचर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 6.12। मोलर मास कितना होगा अमोनियम नाइट्रेट का, निकाल लीजिएगा, जो लोग लगाए हों उनको पता होगा, 80 इसका आ रहा होगा। और मास कितना हुआ नीचे, 1 ग्राम। चेक करिए, देखिए आंसर सही आ रहा है, इसका आ रहा होगा प्लस 602, क्या 602 किलो जूल, कुछ फ्रैक्शन में आ रहा होगा, 602 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। बात स्पष्ट हुआ, लिख लीजिए फट से भैया। और इस 34 नंबर क्वेश्चन देखें बेटा, कह रहे हाउ मेनी एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन 6 मोल ऑफ ऑक्टेन इज बर्नड इन एयर। डेल्टा HF सबका दे दिए हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो भैया पहले ऑक्टेन को आग लगाते हैं, ये देखना O2 CO2, बात नहीं भाई,
वाटर। 8 कार्बन है, 8 से मल्टीप्लाई 18, 9 से मल्टीप्लाई 8 दूना 16, 16 9 कितना हुआ 25। रिएक्शन बैलेंस। प्रत्येक कंपोनेंट का डेल्टा HF दिया गया है, प्रत्येक कंपोनेंट का डेल्टा HF दिया गया है, प्रत्येक कंपोनेंट का डेल्टा HF दिया गया है, तो क्या होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यही देखना है, यहाँ से नहीं देखना कि हीट ऑफ कंबशन हो रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, इससे मतलब नहीं। कंपोनेंट का क्या दिया गया हमको मतलब इससे है, बार बार ये बात कहा गया। तो भैया डेल्टा HC ऑफ ये निकालना है, ये हो जाएगा 8 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 9 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या H2O माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C8H18 और प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका क्या होगा 0। यहाँ से आप क्या निकालेंगे डेल्टा HC किसके 1 मोल का, ठीक है। तो चूंकि 1 मोल हैव डेल्टा HC इक्वल टू, यानी कह सकते हैं हीट ऑफ कंबशन इक्वल टू डेल्टा HC ऑफ C3H8, ये यही वैल्यू होगा। इसलिए भैया 6 मोल का तो जाएगा 6 इंटू डेल्टा HC ऑफ C8H18। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा, यहाँ रखेंगे यही वैल्यू यहाँ रख दिया जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए भैया आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखें बेटा। 37 नंबर सवाल में डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपान क्या हो जाएगा, आपको निकालना क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपान क्या हो जाएगा डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन। जरा बताइए इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया गया है, क्या दिया गया बेटा 30 किलो जूल है, ठीक है। और डेल्टा एस कितना दिया गया लल्ला 75 क्या जूल पर केल्विन है। आप बताइए क्या 1 किलो जूल में है, नहीं जूल में है, तो उसको वाले को क्या करना हमको जूल में कन्वर्ट करना भैया, ये देखना। तो ऊपर हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हुआ। निकल के कितना आया, कितना केल्विन आया 400 केल्विन आया, स्पष्ट हुआ। 400 केल्विन टेम्परेचर पर ये वेपराइज हो रहा होगा, स्पष्ट हुआ। आइए भैया 37 के बाद अगला कोई क्वेश्चन 39 किसी को पूछना। यस सर, चलिए भाई 39 नंबर सवाल पढ़ें। एक बच्ची पूछना चाह रही 39 नंबर सवाल, कह रहे हैं 50 cc 0.2 नॉर्मल H2SO4 इज मिक्सड विद 50 cc 1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन। ये ले बेटा H2SO4 है, KOH है, K2SO4 और साथ में वो वाटर। कितना लिया गया भैया 50 cc और कितना नॉर्मल है 0.2 नॉर्मल। इनका कितना लिया गया 50 cc, कितना नॉर्मल है 1N। तो जरा इनका मिलिक्विलेंट निकालो, कितना हुआ 50 दूना 100 10 मिलिक्विलेंट। इनका कितना आया 50 मिलिक्विलेंट, बनेगा इनका कितना 10 मिलिक्विलेंट। तो जितना साल्ट बन रहा होगा उतना ही न्यूट्रलाइजेशन माना जाएगा, और जितना न्यूट्रलाइजेशन होगा उतनी ही हीट जनरेट हो रही होगी। जितनी हीट जनरेट होगी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। बात स्पष्ट। तो हमको निकालना है डेल्टा एच इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट इंटू डेल्टा एच एन। जरा बताइए इसका मिलिक्विलेंट है ना ये, तो मिलिक्विलेंट को ग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, और डेल्टा एच एन कितना इसका होगा 57.3, ठीक।
तो अब आप यहाँ से उड़ाइए इसको भैया सीधे सीधे, ज़रा बताइए कितना निकल करके आया। देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, हमसे क्या पूछा जा रहा है, किलो जूल में निकल के आएगा। तो हमसे जूल में पूछ रहा है ना बेटा ये। अगर आप किलो जूल में निकाल रहे होंगे तो देखना यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, तो 0.573 क्या किलो जूल। और जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 573 जूल। इतनी हीट लिबरेट हो रही होगी। अगर शब्द लिबरेट नहीं लगाएंगे तब इसको -573 जूल खाली तब बोलेंगे। अगर माइनस नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ बोल दीजिए इतना लिबरेट हो रहा है, क्योंकि माइनस से यही पता चलता है कि लिबरेट हो रहा है, प्लस से यही पता चलता है कि एब्जॉर्ब हो रहा है। बात स्पष्ट। तो देख लीजिएगा भैया इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया लल्ला। पढ़ी 41 नंबर सवाल। कह रहे हैं इफ फॉर रिएक्शन दे रहे हैं। पहला C+O2 बना रहा है क्या CO2। दूसरा C+½ बना रहा है क्या CO। और तीसरा कह रहे हैं CO और ½ बना रहा है क्या CO2। कह रहे द हीट ऑफ रिएक्शन आर Q -12 -10 रिस्पेक्टिवली। तो इसका डेल्टा H हो गया Q, इसका डेल्टा H हो गया क्या -12, और इसका हो गया -10। ठीक है। कह रहे द Q इज, Q की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो Q की वैल्यू जानते हैं क्या होगा। Q में हमें राइट साइड में क्या चाहिए CO2, तो CO2 है। ठीक है। लेफ्ट साइड में हमको चाहिए कार्बन, कार्बन देखिए यहाँ पर है। तो इन्हीं दोनों क्या कर दें सीधे जोड़ दें। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें सीधे बेटा, इधर देखना, हम इन्हीं दोनों की जोड़ की बात कर रहे हैं। तो जब आप जोड़ोगे तो CO क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया C, ½ O2 क्या हो गया पूरा O2, ये क्या हो गया CO2। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और -10। और इस डेल्टा H के जगह हम क्या लिख सकते हैं Q, क्योंकि ये और ये दोनों रिएक्शन सेम है। इसका डेल्टा H इसके बराबर आता है, इस डेल्टा H के जगह हम क्या लिख सकते हैं Q। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा -22। मतलब कहने क्या हुआ, ऐसे देखना, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, यही फार्मूला लगेगा यहाँ। आई 43 नंबर सवाल देखें। कह रहे 1 मोल ऑफ ए परफेक्ट गैस एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी। फार्मूला आपको पता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब आप करते हैं तो 2.303 NR log V2 अपान क्या होगा V1, और सबको पता V2 V1 का 10 टाइम्स है। ठीक है। तो 2.303 N हो गया 1। R की वैल्यू देखिए किस में निकालना है आपको आंसर, अच्छा R के टर्म में ही है, तो हो गया R log 10 V1 अपान V1। V1 क्या हो गया कैंसिल, सीधे कट गया, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सीधे 2.303 R। यही आंसर आ रहा होगा। कोई दिक्कत, सिंपल सवाल था। 45 नंबर सवाल देख लें, अभी छाप लीजिएगा, लिख लीजिएगा। 45 नंबर ही बताना है ना। चलिए भाई। कह रहे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रीली। फ्री एक्सपेंशन जब होगा तो डेल्टा U उसका क्या होता है 0, डेल्टा H क्या हो जाता है 0, लिखवाया गया है। आप सवाल पूरा पढ़ रहे होंगे लेकिन फ्री एक्सपेंशन पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो सीधे सीधे देखिए, कह रहे फ्रीली एंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर से 100 लीटर, इफ डेल्टा E इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज आल्सो 0। करवाया गया पीछे थ्योरी में, आप उठा करके देख लीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए लग गया सबका।
46 वाले में आइए लगा देते हैं सवाल 46 नंबर। पढ़िए 46 नंबर सवाल, सवाल पढ़िए 46 नंबर सवाल पढ़िए भाई। कह रहे हैं ए से बी जा रहा है, कन्वर्जन हो रहा है भैया, ए से बी। डेल्टा एच इसका कितना दे रहे हैं, 4 किलो कैलोरी। डेल्टा एस कितना दे रहे हैं लल्ला इसका, 10 किलो कैलोरी। दोनों वैल्यू देखिए क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। जब डेल्टा एस और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, दोनों सेम साइन के होते हैं, तो किस टेम्परेचर पर ये, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। चूंकि डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, सो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर कहाँ से, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से। तो जब आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इसका निकालोगे तो डेल्टा एच अपान क्या होगा, डेल्टा एस। डेल्टा एच कितना दिया गया है, 4 किलो कैलोरी। देख लें किलो कैलोरी में ही है ना, किलो कैलोरी। और ये 10 कैलोरी है बेटा ये, और ये 10 कैलोरी है, और ये किलो कैलोरी है। तो हम पहले इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लें। 1000 हुआ, नीचे हुआ 10, ये कटा, निकल कितना आ गया, 400 केल्विन। ठीक, तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 400 केल्विन। तब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर अगर 400 से कम होगा तब रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब अगर मान लो टेम्परेचर 400 केल्विन होगा तब रिएक्शन किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अगर सवाल पूछे किस टेम्परेचर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, तब आंसर 400 केल्विन होगा। जब पूछेगा किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो ऑप्शन ढूंढिए किस में 400 से ज़्यादा है, तब 500 हो सकता हो। और पूछेगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तब 400 से नीचे वाला ऑप्शन ढूंढा जाएगा। बात स्पष्ट हुआ, बात क्लियर हुआ, तो आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, 500 केल्विन हो जाएगा। क्या सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था भैया। इसके आगे सवाल करिएगा, फिर आगे पूछते रहिएगा। ठीक, थैंक यू। कर देंगे हम सारे वीडियो छोटे छोटे छोटे। आइए भाई, क्वेश्चन की चर्चा जरा कर लिया जाए, जहां तक सवाल हुए थे भाई। कौन सा सवाल करना है बेटा, 48 नंबर सवाल, प्यारा सवाल देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड टू सफिशिएंटली लार्ज वॉल्यूम ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट 3.175 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल एंड 20 जूल ऑफ हीट इज इवॉल्व द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कितना होगा, रिएक्शन देखिए दे दिए गए हैं। जिंक सॉलिड है भैया, ये कॉपर सल्फेट एक्वस है, रिएक्शन कराया गया, क्या बना बेटा, ये जिंक सल्फेट और कॉपर बना। क्लियर। अब इसमें सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट से मतलब कॉपर कितना रिलीज हो रहा है, इसमें कितना रिड्यूस हो रहा है, 3.175 ग्राम। कह रहे हैं अगर इतना कॉपर प्राप्त हो रहा हो तो बताइए अब इस कंडीशन में हीट कितना जनरेट हो रहा होगा। तो ध्यान दें, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच हमको दिया गया है, कितना दिए हैं बेटा, 20 जूल दिए हैं बेटा, 20 जूल। ये आप ऐसे कह सकते हैं, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 20 जूल। कह रहे हैं इस रिएक्शन में 20 जूल उत्पन्न हो रहा है। कब 20 जूल उत्पन्न हो रहा है, जब कॉपर 3.175 ग्राम बन रहा है। बात स्पष्ट हुआ। तो बताओ डेल्टा एच कितना होगा। डेल्टा एच तो 1 मोल के लिए होगा ना,
अगर 1 मोल कॉपर यहाँ जनरेट हो रहा होता तब यहाँ पर जो हीट उत्पन्न होती तब वो क्या कहलाता, डेल्टा एच। लेकिन कॉपर बन कितना रहा है, 1.375। 1 मोल अगर कॉपर बन रहा होता तो मास कितना होता कॉपर का, तब उस केस में 63.5 ग्राम 1 मोल कॉपर का ही मास होता है। तो आप सवाल सॉल्व कर लीजिए ऐसे, चूंकि 3.175 ग्राम कॉपर जनरेट कितना हीट 20 जूल, तो इसलिए 63.5 ग्राम कॉपर कितना जनरेट करेगा 20 इंटू 63.5 अपान 3.175, निकालिए कितना आया 400 जूल। देखिए आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिएगा। 49 नंबर सवाल है, टीवी टू द पावर, क्या कर देंगे इसको, T2 अपान T1 इक्वल टू V1 अपान V2 का पावर गामा -1। चूंकि गैस कौन सा है, मोनोएटॉमिक, और गामा जब आप निकालते हैं तो F+2/F करते हैं। मोनोएटॉमिक गैस है तो इसका डिग्री देखना, T2 अपान हो जाएगा T, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर है T, और 1 लीटर से 2 लीटर बढ़ा रहे हैं, इसका हो जाएगा 5/3 - 1। अब जरा देखना T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T चला जाएगा ऊपर, 1 का पावर वही होगा और 2 का पावर, जरा यहाँ खटिए, 3 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा 2/3। आप देखिए क्या ये आंसर निकल कर नहीं आ रहा है, तो देवता का चिल्ला रहे थे आप पीछे। बंद कर दो बेटा। आइए, हाँ ये सवाल के सब अलग चल रहे हैं ना वीडियो। 61 नंबर क्वेश्चन के फॉर रिवर्जिबल रिएक्शन, रिवर्जिबल रिएक्शन भैया ये X है, 3 मोल Y है और 2 मोल Z है, और ये गैस है, गैस सब हैं, ठीक है। अगर गैस सब हैं तो जरा देखें इसमें कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं डेल्टा H इज -40 किलो जूल। क्या दे दिए भैया इसका, डेल्टा H, इस रिएक्शन का डेल्टा H दे दिए हैं -40 किलो जूल भैया दे दिए हैं। अच्छा भाई, स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ X, Y एंड Z आर, कितना कितना दिए हैं X का भैया 60 दे दिए हैं, इसका Y का कितना दे दिए हैं लल्ला 40 दे दिए हैं, और Z का कितना दे दिए हैं बेटा 50 दे दिए हैं, ठीक है। तो जब हमसे पूछा क्या जा रहा है सवाल में, कह रहे टेम्परेचर एट विच एबव रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जब आप निकालते हैं तो डेल्टा H अपान क्या करते हैं, डेल्टा S करते हैं आप। सवाल में क्या करें भैया -40 किलो जूल, ठीक। ये है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, तो हमको तो डेल्टा H दिया ही गया है, हमको क्या चाहिए डेल्टा S। कैसे आप निकालेंगे, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ, तो हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा S ऑफ Z, ठीक है, माइनस डेल्टा S ऑफ X प्लस 3 इंटू डेल्टा S ऑफ Y। सारी वैल्यूज़ देखिए दिया गया भैया, इसका दे दिए हैं 60, इसका दे दिए हैं 40 और इसका दे दिए हैं 50। यहाँ से क्या निकालेंगे, ये ले आके यहाँ पुट कर देंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकल जाएगा। अगला सवाल पढ़िए फट से, इसको हिंट के रूप में जल्दी से लिखिए। कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन इक्वेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सही सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पहला इसमें क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं आइसोथर्मल
प्रोसेस, तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो T क्या होगा? कांस्टेंट। तो अगर T कांस्टेंट होगा तो डेल्टा E क्या हो जाएगा? 0। सबको ये बात पता है कि डेल्टा E इक्वल टू होता है Q प्लस W के, तो डेल्टा E 0 हो जाएगा, तो W इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस Q के, या Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस W के। बात स्पष्ट हुआ? चीज़ें क्लियर हुआ? तो ये तो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन में आ जाए भाई, कह रहा कौन सही नहीं है? कह रहे साइक्लिक प्रोसेस। आपको बताया गया था कि साइक्लिक प्रोसेस में जितने स्टेट फंक्शन होते हैं सब के सब क्या होते हैं भैया? 0। तो यहाँ पे डेल्टा ई क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा ई जब 0 हुआ तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W के। तो जब डेल्टा ई 0 हो गया यहाँ पर तो सीधे हो जाएगा Q इक्वल टू क्या होगा? इसका भी करेक्ट है मामला। सी वाले में आ जाएं, कह रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q क्या हो जाएगा भैया? 0। अगर Q 0 हुआ तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधे W के। क्या डेल्टा E इक्वल टू W दिए हैं? नहीं साहब, यहाँ दे दिए हैं कि डेल्टा E इक्वल टू Q के, जो कि क्या है? गलत। इसमें आपको बताना गलत वाला कौन ऑप्शन है, तो यही वाला गलत है। बकिया ये सब दोनों क्या हैं? सही। ऐसे नीचे का भी आप चेक कर लीजिएगा, कर ले जाएंगे। आइए भैया अगले सवाल पर जरा, 63 नंबर सवाल पर। 63 नंबर सवाल देखिए, कह रहे हैं द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन नहीं वो कन्वर्जन है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए, कैपिटल ए है, कैपिटल ए टू बी इज डिफिकल्ट, इसीलिए हेंस इट इज कैरिड आउट बाई द फॉलोइंग शोन पाथ। कौन कौन पाथ फॉलो कर रहे हैं? पहले ए से सी चल रहे हैं, तो ए से सी चलने में कितना EU लगा भैया? ये 50 EU, एंट्रोपी यूनिट उसी बोलते हैं। और सी से डी चलने में कितना एंट्रोपी यूनिट लगा भाई? 30 EU, ठीक है। फिर उसके बाद बी से डी चलने में कितना लगा बेटा? 20 EU। यही तो है ना? आपको निकालना किसका है? ए से बी का निकालना है, डेल्टा एस फाइनल इसी का निकालना है। अब आप इन 3 पाथवे को इस तरीके से जोड़े घटाएं कि आपको ये पाथवे प्राप्त हो जाए। तो आपको बी राइट साइड चाहिए, तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं? पलट दे रहे हैं। तो जब आप इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी, और यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस साइन। क्लियर? अब जब आप जोड़ेंगे इसको, देखिए सी सी कैंसिल, डी डी कैंसिल, ए से बी ही तो आया, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 30 माइनस 20, निकल कितना आ गया? 60 EU। कोई दिक्कत किसी को? छाप ले भैया जिनको पूछ। 64 नंबर सवाल देखिए भाई, कह रहे हैं द इंथैल्पी ऑफ सर्टेन रिएक्शन एट 273 केल्विन इज -20.75 किलो जूल। द इंथैल्पी ऑफ सेम रिएक्शन, उसी रिएक्शन का इंथैल्पी वो देख रहे हैं 373 केल्विन पर। तो नियम से अगर देखा जाए तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इंथैल्पी भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कब? जब उसकी हीट कैपेसिटी बदले तब। ब्रैकेट में देखिए क्या बदमाशी कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। तो अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की हीट कैपेसिटी सेम है तो क्या हीट कैपेसिटी में कोई अंतर आया? नहीं साहब। फार्मूला पढ़ते हैं, डेल्टा CP इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपान T2 माइनस T1। याद है भाई? डेल्टा H इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T की होता है। तो अगर इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया? 0। और 0 से जब आप किसी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा H2
माइनस डेल्टा H1, ये T2 टेम्परेचर पर है, ये T1 टेम्परेचर, और डिफरेंस क्या निकल के आ गया? 0। इसका मतलब कि डेल्टा H1 इक्वल टू किसके हो गया? डेल्टा H2 के। तो जितना पहले था उतने बाद में निकल के आया, और पहले था कितना? -20.5 किलो जूल। अच्छा 75 है, हेलो भैया, 20.75 किलो जूल। तो यही आंसर निकल कर आ जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? कहीं किसी को कोई आंतरिक गति अवरोध? कोई गति अवरोध नहीं। आइए पढ़िए भैया। 65 नंबर सवाल में जो सेकंड ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, उसको ऐसे लिख लीजिएगा, H2 गैस हाफ O2, ये बना रहा है H2O गैस, और डेल्टा H इसका क्या दे दिए हैं? X2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 4 रिएक्शन इसमें दिए हैं, चारों रिएक्शन हम आपको दर्शन करा दे रहे हैं। इसको मिटा दे बेटा। ये देखना, पहला रिएक्शन दिए हैं। पहला रिएक्शन कौन सा है? H प्लस एक्वस OH आयन एक्वस, बनाया क्या? H2O लिक्विड, डेल्टा H इसका दे रहे -X1 किलो जूल पर मोल। तीसरा इक्वेशन दे रहे हैं, CO2 गैस है, H2 गैस है, बना क्या रहे हैं? CO प्लस H2O H2O लिक्विड। ठीक है, अब इसका दे रहे हैं -X2 किलो जूल। -X2 किलो जूल का मतलब जब आप इसका डेल्टा H निकालोगे तो प्लस X2 किलो जूल हो जाएगा। भाई बात समझ में आ रहा है? ऐसे चौथा रिएक्शन C2H2 लिए हैं, 5/2 O2, 2 मोल ऑफ CO2 बन रहा है, और H2O लिक्विड बना रहे हैं, और डेल्टा H इसका कितना निकल के आ जाएगा? -X4 किलो जूल। ये तो हुआ ना भाई। अब नीचे एक स्टेटमेंट जोड़ लीजिएगा, वो स्टेटमेंट मिसिंग है। सवाल जो पूछा गया है ये पूछे हैं, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज, यही ऑप्शन पूछा गया। कह रहे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड इज, ये तो सवाल पूछ रहे हैं ना भाई। क्लियर? अब आप खुद बताइए। अब देखिए कहाँ कहाँ H2O लिक्विड बन रहा है इसमें, आप बताइए। यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ये भी लिक्विड ही है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है? चारों में देखिए बन रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। बात स्पष्ट हुआ? अब आप बताइए, क्या H2O जो लिक्विड बन रहा है अपने नेचुरल एलिमेंट से बन रहा है? नहीं साहब। यहाँ पर जो H2O बन रहा खाली प्योरली H2O ही बन रहा है? नहीं साहब। यहाँ पर जो H2O लिक्विड बन रहा क्या प्योरली H2O लिक्विड ही बन रहा है? नहीं साहब। अकेला यही एक अभिक्रिया है, रिएक्शन है, जिसमें H2O लिक्विड अपने ही नेचुरल एलिमेंट से बनाया जा रहा है। तो यही रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड का निकल कर आएगा। तो वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी बेटा इसका? -X2 किलो जूल पर मोल। चेक कर लीजिएगा भैया, आंसर देख लीजिए, यही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, बस 66 नंबर सवाल देखिए बेटा। करें अज्यूमिंग द वाटर वेपर इज एन आइडियल गैस, पानी का जो वेपर है उसको क्या मान लें? आइडियल गैस मान लें। द इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइए जरा भैया, ये है H2O जो कि लिक्विड रूप में था, जा किस में रहे भैया? ये गैस में कन्वर्ट हो रहे। हमसे पूछा जा रहा है कि डेल्टा U कितना होगा।
और इस रिएक्शन का डेल्टा एच शायद आपको दे दिया गया है। डेल्टा एच कितना दिए इसका? 41 किलो जूल, ये तो दिए हैं ना। बोलिए, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। स्पष्ट हुआ? हमको यहां पर डेल्टा एन की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा एन का मतलब हुआ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना हुआ? 1। और इसको क्या मान लेंगे? क्यों 0 माने? लिक्विड है, ठोस और लिक्विड को हम लोग 0 मानकर चलेंगे। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया? सीधे 1। स्पष्ट हुआ? डेल्टा एच हो गया यहाँ 41, डेल्टा यू हमको निकालना है, डेल्टा एन हो गया 1, आर की वैल्यू 8.3, चूंकि किलो में है तो इसलिए 10 की पावर -3। और टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 100 में 273 जोड़ोगे तो 373 केल्विन। क्या यहाँ से डेल्टा यू नहीं निकाल पाओगे? बोलें तो जिनका न निकला हो वो इसको लगा लेंगे बेटा। कह रहे 67 नंबर सवाल, कह रहे द वैल्यू ऑफ log k base 10 फॉर द रिएक्शन A to B इज गिवन दैट डेल्टा HF नॉट -54.07 किलो जूल, डेल्टा SF नॉट 10 किलो जूल नहीं हो 10 जूल होगा, ध्यान दीजिए उसको सही कर लीजिएगा, 10 जूल पर मोल। R दे रहे हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और नीचे 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 को 5705 दे दिए हैं नीचे की, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू होता डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के। आपको इसकी वैल्यू दे दी गई, आपको इसकी वैल्यू दे दी गई, और आपसे पूछा क्या जा रहा है? लॉग के पूछा जा रहा है। तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? -2.303 RT log बेस 10 के डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। आपको इतनी वैल्यू निकालनी है। क्या यह वैल्यू निकल नहीं पाएगा? ये आपको दे दिया गया, ये दे दिया गया, टेम्परेचर बता दिया गया, टी बता दिया गया, और इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन है बता करके वैल्यू 5705 दे दिया गया है नीचे। लगा ले जाएंगे सवाल। तो हिंट के रूप में जल्दी जल्दी भैया भागते रहिए, फार्मूला लिख लीजिए, हिंट लिख लीजिए, सॉल्व करते रहिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखें। एनर्जी इज नीडेड फॉर मस्कुलर वर्क टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। कोई इंसान, कोई आदमी 1 किलोमीटर चल रहा है, तो अगर वो चल रहा है तो मस्कुलर वर्क कर रहा होगा ना, और उस मस्कुलर वर्क में 150 किलो जूल एनर्जी की उसको आवश्यकता है। बात स्पष्ट हुआ? अब आगे क्या कह रहे हैं? देन हाउ मच ऑफ ग्लूकोज वन हैज़ टू कंज्यूम टू वॉक 5 किलोमीटर डिस्टेंस। कह रहे तो बताओ उस इंसान को कितना ग्लूकोज खाना पड़ेगा अगर उसको 5 किलोमीटर चलना हो तो अब हमको पता होना चाहिए कि भैया ग्लूकोज के जलाने पर कितना हीट या कितनी एनर्जी उत्पन्न होती। देखिए आगे वाले लाइन में कह रहे हैं प्रोवाइडेड ओनली 30% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क। यद्यपि कि मात्र 30% एनर्जी ही मस्कुलर वर्क के लिए अवेलेबल है, यानी जितना उसको ग्लूकोज खिलाया जा रहा है उससे जो ऊर्जा रिलीज हो रही है उसका 30% वो यूज ही कर पा रहा है, क्योंकि मशीन तो है नहीं कि पूरा संभावना है कि यूज कर ले जाए। इंसान है, वेस्ट हो रहा होगा एनर्जी उसकी पसीना पसीना में। कर द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज 3000 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो डी है उसको 150 ग्राम कर लीजिएगा, 150 ग्राम कर लीजिएगा। ऑप्शन जो डी उसमें करेक्शन है। 68 नंबर सवाल का जो डी ऑप्शन है वो 45 नहीं 150 है। ओके, अब सवाल ज़रा देखिए, यानी कि अगर 1 मोल ग्लूकोज को जलाया जाता है तो कितना 1000 किलो जूल एनर्जी उत्पन्न हो रही है? 3000। अब जरा सवाल देखिए, 180 ग्राम ग्लूकोज गिव कितना 1000 किलो जूल एनर्जी? 3000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। बट
अवेलेबल एनर्जी फॉर मस्कुलर वर्क, क्या पूरा का पूरा एनर्जी अवेलेबल हो रहा है? नहीं साहब, इसका कितना अवेलेबल हो रहा है? 30%। तो 3000 का 30%, मतलब 3000 इंटू 30/100। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, कितना हो गया? 900 किलो जूल। 180 ग्राम ग्लूकोज के जलने से उस इंसान को मिल रहा है। अब पहले तो हम ये तय कर लें कि वो कितना एनर्जी उसको चाहिए 5 किलोमीटर चलने में। तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए। तो आप ज़रा देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि टू वॉक 5 किलोमीटर एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए था उसको? 150 किलो जूल। तो 5 किलोमीटर चलने के लिए 750 किलो जूल इनको बेटा को चाहिए। ठीक, अब वही पूछ रहा है वो कि कितना ग्लूकोज खाए, 180 ग्राम खाए कि 280 ग्राम खाए कि 150 ग्राम खाए कि 100 ग्राम खाए कि 50 ग्राम खाए। आइए देखिए कितना खाते हैं ये। ऐसे देखिएगा, चूंकि 900 किलो जूल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कितना ग्राम ग्लूकोज से? 180 ग्राम ग्लूकोज। इसलिए 750 किलो जूल एनर्जी अगर उसको चाहिए होगा तो 180/900 गुणे 750 निकल के कितना आ जाएगा? 150 ग्राम। यानी उसको 180 ग्राम ग्लूकोज नहीं लेना है। 180 ग्राम ग्लूकोज खाएगा तो 5 किलोमीटर ज़्यादा चल लेगा, ज़्यादा भाग जाएगा। 5 किलोमीटर उसको चलना है तो कैलकुलेट करके वो चलेगा तो उसको 150 ग्राम लेना पड़ेगा। बात स्पष्ट हुआ? 150 ग्राम ग्लूकोज खाएगा तो 5 किलोमीटर दौड़ेगा वो। बात स्पष्ट हुआ? तो लिख लीजिए भैया इसको। कह रहे हैं द हीट ऑफ कंबशन ऑफ आइसोब्यूटेन इज R। आइसोब्यूटेन का जब कंबशन कराया गया तो उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं साहब उसकी वैल्यू कैपिटल R है, और R क्या है? गैस कांस्टेंट। वैल्यू नहीं दे रहे हैं, कह रहे साहब R है। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे रहे हैं हीट ऑफ कंबशन। इसका मतलब डेल्टा H की बात हो रही है कि डेल्टा E की बात हो रही है? डेल्टा E की बात हुई, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिया है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होता तो वही डेल्टा H कहलाता। बात स्पष्ट हुआ? अब आगे क्या करें? करें देन द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट स्टैंडर्ड स्टेट। पहले तो आप ये जान लें कि ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन दोनों का फार्मूला C4H10 होता है। नॉर्मल जो चैन होता है उसे आप N ब्यूटेन कहते हैं, और इसी में दूसरे कार्बन पर अगर मेथिल लगा होता तो इसी हो आइसोब्यूटेन। जहाँ जहाँ बांड खाली वहाँ H लगा दीजिएगा, सब सेटिस्फाई हो जाएगा। बात स्पष्ट हुआ? अभी जब ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा तो नॉर्मल ब्यूटेन क्या है, आइसोब्यूटेन क्या है, नॉर्मल पेंटेन क्या है, आइसोपेंटेन क्या है, नियोपेंटेन क्या, सब सारी बात वहीं पर करा जाएगा बेटा। आइए तो इनको हम आग लगा दें जरा। ये लो बेटा, जला दो जरा इनको। 4 कार्बन था तो 4 मोल CO2 निकलेगा, और जितने हाइड्रोजन होंगे उसका आधा 5 मोल H2O निकलेगा। ये लिक्विड बना। बात स्पष्ट? यहाँ पर जो फार्मूला हमारा होगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। डेल्टा E को क्या बोल रहे हैं? R। ये हो गया प्लस। अब डेल्टा N कितना हमें नहीं पता, निकालिए यहाँ से डेल्टा N। ये देखना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए? 4। इसको तो आप गिनोगे नहीं, लिक्विड है। और यहाँ जरा देखना कितना होगा, बैलेंस कर लीजिए पहले रिएक्शन। 4 दूना 8, 5 13,
तो हो जाएगा 13/2। तो यहाँ देखना 1 + 13/2 कितना हो गया, 15/2। ये हो गया मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जब आप डेल्टा N निकालोगे लल्ला तो हो जाएगा 4 - 15/2। कितना आया, 4 दूना 8, 7/2 माइनस साइन के साथ, तो माइनस कितना हो जाएगा 3.5। तो हो गया -3.5 RT। तो हो जाएगा R - 3.5 RT। R इसमें कॉमन ले लो, 1 - 3.5 T। क्या निकल के आया, डेल्टा H। इसी रूप में आंसर दे रहे हैं, ढूंढिए देखिए आया, R × 1 - 3.5 T। स्पष्ट हुआ, बस। नंबर सवाल में देख ले भैया, यानी पीछे हाथ उठा दिए थे। कह रहे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ यूनिट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ओके, तो पहले तो आप ये जान लें कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल के। दूसरा कौन सा दिए हैं, लीटर एटमॉस्फेयर कितना होता है, 101.3 जूल के। और क्या दिए हैं, 1 अर्ग ये कितना होता है, 10⁻⁻7 जूल के। और क्या दिए हैं, 1 कैलोरी कितना होता है, 4.2 जूल के। अब बताइए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे बड़ा कौन सा हुआ, 1 अर्ग। उससे बड़ा कौन सा हुआ, 1 कैलोरी। और सबसे बड़ा कौन सा हुआ, 1 लीटर एटमॉस्फेयर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लार्जेस्ट यूनिट कौन हुआ, लीटर एटमॉस्फेयर। स्पष्ट हुआ, लिख लो भैया जो लोग पूछे हों। पर सवाल देखिए भैया क्या कह रहा है इसमें, कह रहे हैं हाउ मेनी कैलोरीज आर रिक्वायर्ड टू हीट 40 ग्राम ऑफ आर्गन फ्रॉम 40 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जरा बताइए आर्गन गैस कौन सा है, ये मोनोएटॉमिक गैस है, ये बात स्पष्ट हुआ। और अगर आपको हीट निकालना है तो NCV डेल्टा T। अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो CV निकालोगे तो 3/2 R ही तो होगा, ठीक। ये हो जाएगा 3/2 और R कितना होगा, 2 कैलोरी। तो निकल कितना आया, 3 कैलोरी। और अगर आप इसका मोल निकालोगे तो वेट कितना है, 40 ग्राम। मोलर मास कितना होगा, 40। तो निकल कितना आया, 1 मोल। तो ये 1 ले आके यहाँ पुट करोगे और 3 ले आकर के यहाँ पुट करोगे और 40 से कितना जा रहा है, 100 डिग्री। तो डेल्टा T कितना निकल के आ जाएगा, 60। ये ले आकर के आप यहाँ पुट करोगे तो जब आप Q निकालोगे तो 1 × 3 × 60 तो कितना निकल के आया, 280। किसमें पूछ, 6 × 18 180 आएगा, 180 जूल के। 1 मिनट, कैलोरी में निकाल रहे हो ना, तो कैलोरी होगा बेटा, ये जूल नहीं होगा क्योंकि इसको आप कैलोरी में लेके चल रहे हो ना, कैलोरी में पूछ भी रहा है। देख लीजिएगा भैया इसमें कौन सा कोई ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर सवाल पढ़िए, कह रहे द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2I2 एंड ICl आर 243.5, 151 एंड 2 कितना, 220 है, अच्छा 211.3 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज कितना बेटा दे दिए हैं, 62.8 किलो जूल दे दिए हैं पर मोल। कह रहे व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl। ये तो होगा ना भाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी दिए हैं Cl2 का, कितना दिए हैं बेटा इसका, 242.3। बॉन्ड एनर्जी दिए हैं किसका, I2 का, ये कितना दिए हैं बेटा, 151। और बॉन्ड एनर्जी दिए हैं किसका, ICl का,
और ये कितना दिए हैं 211.3 किलो जूल। ठीक है, ये जो बॉन्ड एनर्जी आपको दिया जाता है ये गैस है और ये भाग के जाता है किसमें, Cl में। और यहाँ पर जो आयोडीन है ये भी ऐसे ही होगा। यहाँ देखना, आयोडीन ये गैस स्टेट में था और 2 आयोडीन एटम में कन्वर्ट हुआ, लेकिन गैसेस स्टेट से लेकर नहीं चल रहे हैं, वो सॉलिड आयोडीन लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सॉलिड आयोडीन को यहाँ से कहाँ ले आओगे, यहाँ तक। तो यहाँ पर जो हीट उत्पन्न होगा वो सब्लिमेशन, और यहाँ पर जो जाएगा वो बॉन्ड एनर्जी। तो दोनों एनर्जी जुड़ जाएगा। आप सॉलिड से जब यहाँ तक ले आओगे तो दोनों एनर्जी क्या करोगे, इसमें जोड़ोगे। तो जब आप आयोडीन का केस लेकर के चलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे हाफ होगा, यहाँ पर ये हाफ होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप हाफ लेकर के चलोगे। पहले तो आप क्या करिए, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाइए। बन गया। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वही डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl कहलाएगा। जब प्रत्येक स्पीसीज की बॉन्ड एनर्जी दी जाती है तो हम रिएक्टेंट माइनस क्या करते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ पर जो आयोडीन हम लेके चल रहे हैं वो किस स्टेट में लेके चल रहे हैं, वो सॉलिड स्टेट में है। और यहाँ पर जो लेके चल रहे हैं वो, और ये भी क्या है, गैस। तो पहले तो आप इसको कहाँ तक ले आओगे, गैस, और गैस से तब इसमें तोड़ोगे, तब बॉन्ड एनर्जी पूरी उसकी मानी जाएगी, उतनी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही होगी। तो जब आप इसका डेल्टा H ऑफ ICl निकालोगे तो हो जाएगा हाफ ऑफ डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या, आयोडीन, और प्लस हाफ ऑफ डेल्टा H ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोरीन। रिएक्टेंट हुआ, अब माइनस क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, ICl। बात स्पष्ट हुआ। आपको ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है। दिए वैल्यू से आप जवाब नहीं निकाल पाएंगे, इसका निकाल लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 85 पेज नंबर 52 पर 85 नंबर सवाल बताना है। आइए भाई पढ़िए 85 नंबर सवाल। कह रहे हैं 4.48 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट STP रिक्वायर्ड 12 कैलोरीज टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कह रहे हैं द CP ऑफ द गैस। तो पहले तो आप ये जान लें, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम हीट देते हैं तो Q इक्वल टू होता है NCV डेल्टा T के, दुनिया को पता है। यहाँ पर अगर आप मोल निकालना चाहें तो मोल होता है वॉल्यूम एट NTP अपॉन मोलर वॉल्यूम, या कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो कितना दिया गया है 4.48 लीटर, और ये कितना होगा 22.4 लीटर। तो निकल कितना आ जाएगा 0.2 मोल। वैल्यू यहाँ पुट करिए, कितना दिया गया है Q 12 कैलोरी, मोल कितना होगा 0.2, CV निकालिए यहाँ से। और टेम्परेचर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, 15 डिग्री बढ़ रहा है। ठीक, तो अगर 15 दूनी 30, 3 3 चौक 12, CV कितना निकल के आया 4 कैलोरी। सबको ये बात पता है CP इक्वल टू होता है CV प्लस R के। तो हो गया CV जो यहाँ पर है वो है 4 कैलोरी, R की वैल्यू कितनी होती है 2 कैलोरी। तो टोटल निकल के कितना आया भैया 6 कैलोरी। देखिए यही आंसर आ रहा है। पढ़िए सवाल नंबर 86, समझ में आया भाई। 86 नंबर सवाल में कैलोरीमीटर के अंदर सारा काम हो रहा है। आपको 2 ही कैलोरीमीटर बताया गया था, एक बम कैलोरीमीटर और दूसरा कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर, और दोनों में फार्मूला सेम होता था। बस एक जगह आप CP लेते थे, एक जगह आप CV, लेकिन जो जनरल फार्मूला है वो यही है। कौन सा, डेल्टा H इक्वल टू, देखिए जरा यहाँ C इंटू डेल्टा T डॉट मोलर मास अपॉन M। आपसे हीट ऑफ कंबसन पूछ रहा है ना, वही इंथैल्पी पूछ रहा है। C कितना दिया गया, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया गया भैया 2.5। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना हो रहा है
0.45। मोलर मास कितना दिया गया है 28, और गैस का मास कितना दिया गया है 3.5। निकाल लीजिए जरा सवाल फट से। 88 नंबर सवाल देखिए भाई, कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग थर्मोकेमिकल डेटा, ध्यान से देखें बेटा, डेल्टा जी ऑफ H प्लस एक्वस का क्या होता है 0, तो डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन भी इसका 0 हो जाएगा। रिएक्शन आपको यहाँ दिए हैं, कह रहे हैं साहब H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H प्लस एक्वस में और OH माइनस एक्वस में। डेल्टा H इसका कितना दे दिए हैं 57.32 किलो जूल। नीचे एक और रिएक्शन आपको दिए हैं परेशान करने के लिए, कह रहे हैं साहब H2O लिक्विड यहां बन रहा है और इसका डेल्टा H कितना दे दिए हैं -282.2 किलो जूल। सवाल में देखिए कह क्या रहे हैं, कह रहे द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। ध्यान दीजिए जरा यहाँ पर, हमसे OH आयन का हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से आप नीचे देखें तो हम इस रिएक्शन का अगर डेल्टा H निकालें तो डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा, अगर प्रत्येक कंपोनेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दे दिया जाए इसमें, तो हम करेंगे क्या, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H आयन प्लस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड। बोली कर सकते हैं, यही तो हमें करना है। डेल्टा H इसका दे दिया गया है 57.32, इसकी वैल्यू 0 है, सवाल पहले पकड़ा दिया है, और ये हो जाएगा डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन माइनस, अब आपको ये वैल्यू फंसेगा, कहाँ से निकालें, इस वैल्यू के लिए देखिए नीचे वैल्यू दे दिया गया है, ये फॉर्मेशन ही तो H2O कर रहा है। बोले अगर सवाल में आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन आप H2O दिया होता तो आप तड़ से यहाँ वैल्यू पुट कर लेते, वो ना दे करके वो यहाँ नीचे रिएक्शन पकड़ा दिया। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं बदमाशी, इन दोनों को जोड़ घटाए रहे हैं और सेट करने को OH आयन हमारा आ जाए, उसी में फंसे थे। सवाल मारने वाले बैच में कई लोग ऐसी गड़बड़ी की थे, हम सबकी कापी कई लोगों के देखे हैं, सब लोग यही बदमाशी किए पड़े थे। हम कि बेटा आप कोई OH आयन पूछ रहा फॉर्मेशन और आपका डेल्टा H दे दिया, तो आप इसी रिएक्शन का तो यूज करोगे इक्वेशन का, और आपको H2O फॉर्मेशन चाहिए, इसका तो डायरेक्ट रिएक्शन निकाल करके यहाँ दिखा दिया है ना। ये जो H2O बन रहा है 1 मोल लिक्विड, ये H2O का स्टैंडर्ड इक्वेशन दे दिया फॉर्मेशन का, तो कितनी वैल्यू यहाँ रखी जाएगी -282.2 किलो जूल। निकाल ले जाएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयन, बोले लगा ले फट से। 93 में कह रहे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज EA एंड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H, मिनिमम वैल्यू ऑफ EA विल बी, इधर देखना, डेल्टा H इक्वल टू होता है EAF माइनस EAB। जैसे कोई रिएक्शन मान लीजिए A है, B से रिएक्शन करके मान लीजिए P बना रहा है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H ये हो गया, ये पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन कैसा है एंडोथर्मिक, और इस रिएक्शन के जब आप EA निकालेंगे तो हमेशा वो EAF काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप इस डायरेक्शन का निकाल रहे हैं। वो फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, बैकवर्ड का नहीं पूछा रहा है, EAF का पूछ रहा है। तो जब आप यहाँ पर EAF निकालोगे तो हो जाएगा डेल्टा H प्लस EAB। अब डेल्टा H और EA में अगर हम डिफरेंस निकालें तो EA डेल्टा H से EAB टाइम्स इतनी यूनिट ज़्यादा है। मतलब कहने क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इंथैल्पी से ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन में।
एंडोथर्मी रिएक्शन वही रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक्टिवेशन एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तभी रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। बात स्पष्ट हुआ? तो ये बात इसमें पूछा गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी में रेशियो क्या होगा। 94 नंबर सवाल लगे हाथ देख लें भाई। कह रहे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ Cl बॉन्ड इन Cl2 इज 242 किलो जूल पर मोल। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अ सिंगल Cl बॉन्ड। तो आप इस चीज को जान लें, फॉर 1 मोल Cl बॉन्ड के लिए फॉर 1 मोल Cl बॉन्ड की ब्रेकिंग एनर्जी ये होगा Hc अपान क्या, लैम्डा के। और फॉर 1 Cl बॉन्ड, अगर एक सिंगल बॉन्ड की बात आप करोगे तो 1 मोल में हम Na से क्या करेंगे, डिवाइड। ये हो जाएगा E अपान Na इक्वल टू हो जाएगा Hc अपान क्या, लैम्डा। E की वैल्यू देखिए कितना दिया गया है, 242। यहाँ देखना 242 किलो जूल। अगर जूल में होगा तो पहले आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो किलो जूल रहने दीजिएगा। Na क्या है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। H की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और C की वैल्यू हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा। निकाल ले जाओगे लैम्डा, बोलें। इसमें आंसर सही कर लीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए वाला गलत है। ओके, तो सही कर लीजिएगा। समझ गया? आइए इधर के 94 से लेकर के 107 के बीच में कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, खाली 107 नंबर सवाल फंसा, यही ना। आइए 107 नंबर सवाल बड़ी प्यारा क्वेश्चन है और आसान सवाल है। कहते हैं गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज एज फॉलोज। तो रिएक्शन ये दिया गया है भाई, Al2O3 है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्युमिनियम में रिड्यूस हो रहा है और O2 में। इसका डेल्टा जी दे दिए हैं, कितना दे दिए बेटा, प्लस 960 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड इज एट लीस्ट कितना होना चाहिए। इसमें सवाल में कुछ है ही नहीं, आप पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। 2/3 ये 4/3 हो गया। आप कहेंगे कैसे भाई, 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो 4 एल्युमिनियम अपान 3, 4/3 हुआ। 3 को 3 से आप काटेंगे यहाँ तो कितना ऑक्सीजन होगा, तो ही ऑक्सीजन। देखिए इधर भी तो है। बात स्पष्ट हुआ? इसमें मैं नहीं समझता हूँ कोई दिक्कत होना चाहिए भाई। फार्मूला पढ़ते डेल्टा जी इक्वल टू -NF, ये तो हुआ ना भाई। डेल्टा जी की जगह पे देखिए वैल्यू दी गई है, ये हो जाएगा 960 जूल में रखना होगा तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस। अब यहाँ बताइए n कितना होगा, हम वैल्यू रख दे रहे हैं 96,500। यहाँ से आपको E निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। n की वैल्यू कितनी होगी भाई, अच्छा n में सब लोग फंसे होंगे, n ही नहीं निकल रहा है। ओके, ये बात पहले बताना चाहिए। एल्युमिनियम का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस। ठीक है, तो 1 मोल एल्युमिनियम ट्रांसफर 3 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर खाली ये जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर खाली एल्युमिनियम का ही तो आया है ना, तो 1 मोल एल्युमिनियम से कितने ट्रांसफर हो रहा है, 3 का। और है यहाँ कितने एल्युमिनियम, 2 गुना 4/3। ये चूंकि था इसलिए 4/3 मोल एल्युमिनियम ट्रांसफर
ये हो जाएगा 4/3 इंटू कितना आ जाएगा 4 मोल इलेक्ट्रॉन। यही 4 मोल की वैल्यू ले आकर के हमें इतने रास्तों से गुजारते हुए यहाँ n पे ले आकर रखना। अब यहाँ पे बेटा कितना 4। अब यहाँ से E निकाली, मॉर्निंग में बच्चे निकाले थे 2.5 वोल्ट निकल कर आ रहा था। चेक कर लीजिए सही है कि ऐसे ही है, चेक कर लीजिए। अच्छा 109 पूछना है, चलिए 109 देख लीजिए पहले। 109 में आ जाए, कह रहे हैं द गलत एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, तो बी तो करेक्ट है, बोलिए बोलिए, क्योंकि लिखवाया गया था डेल्टा जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल के। वो पीछे पेज पे आप देख सकते हैं, हम आपको पेज बता देते हैं कहाँ पे हमने लिखवाया था आपको। पेज नंबर 40 पे आ जाइए, पेज नंबर 40 पर, पेज नंबर 40 पे देखिए, फार्मूला ऐसे करके लिखा गया होगा, याद है, डेल्टा जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल। मिल गया, चलिए। और नीचे वाला भी फार्मूला वहीं पे हम लिखवा दिए थे, के इक्वल टू ई का पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपान क्या था आर टी, ये भी सही है, ठीक है। कह रहे हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क इक्वल टू होता माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी फाइनल अपान वी, ये भी करेक्ट है। इसमें खाली ए वाला गलत है, वो भी गलत क्यों है, आइए चेक करते हैं सही क्या होना चाहिए। अगर ये गलत है तो सही क्या होना चाहिए ज़रा पर बताइए भैया। डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के, क्लियर, ऐसे पढ़ रहे थे आप, बात स्पष्ट हुआ। और डेल्टा जी नॉट के यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट के। तो जब आप नेचुरल लॉग के निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नॉट अपान क्या होगा आर टी के। लेकिन यहाँ साइन क्या लगेगा, माइनस। क्या साइन माइनस लगा है, नहीं साहब, इसका मतलब ये आंसर गलत होगा। कह रहा गलत वाला बताओ कौन है इसमें, तो ये जो ए है ये गलत वाला दिया गया है, ये बी था, ये सी था, और वर्क वाला वो डी था। क्लियर हुई बात। 110 नंबर सवाल पे आ जाएं बेटा, 110 नंबर पर, 110 नंबर, चलिए इधर जगह इधर लिख लेते हैं 110 नंबर को। दिख रहा है, थोड़ा सा दिखवाने की कोशिश करो बच्चों को, कैमरामैन थोड़ा दिखवाइए सबको। आइए भाई 110 नंबर सवाल। फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली पीवी वर्क इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट एक्स टू द फाइनल स्टेट जेड। द फाइनल स्टेट जेड कैन बी reached by either of the two paths shown in the figure. Which of the following choices is या are correct? Take delta S as change in entropy and W as work done. तो इधर देखिए ऐसे ग्राफ दिए हैं ये, ठीक है, यहाँ प्रेशर की बात किए हैं एटमॉस्फेयर में, और यहाँ वॉल्यूम किस में लेके चल रहे हैं, लीटर में, एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। ग्राफ में क्या चिल्ला रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही चित्र उत्र बना है, इस टाइप के चित्र बहुत हम बनवाए हैं, ठीक है। क्या तो बहुत तो बताए हैं लेकिन बहुत दिमाग में बैठा हो तब ना। चलिए भाई कोई बात नहीं, ये हो गया Z। अब इसमें क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं डेल्टा S ऑफ X टू Z। इधर देखना, X से Z तक का जब आप डेल्टा X निकालेंगे तो X से Y जाएंगे, फिर Y से हर प्रोसेस के एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो लगातार जुड़ता चला जाएगा, X टू Y हो जाएगा और प्लस डेल्टा X Y टू Z हो जाएगा। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। अगले में कह रहे हैं साहब वर्क बताओ, तो जब आप वर्क निकालोगे कहाँ से, X Y Z में, तो वर्क फ्रॉम X टू Y और प्लस वर्क फ्रॉम Y टू Z। तो इसमें तो वर्क क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क इन एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाएगा वर्क फ्रॉम एक्स टू वाई, ये करेक्ट हो जाएगा।
तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों गलत सही होने चाहिए और बाकी सब गलत हैं, चेक कर लीजिएगा। आइए 111 नंबर सवाल पे भाई, इधर का तो मिटा ही सकते हैं हम लोग। हाँ बेटिया, यही तो एरिया निकालेंगे ना, तो ये और ये एरिया जब निकलेंगे कहाँ पर, क्वेश्चन पढ़े करें। यूजिंग द डेटा, ध्यान से देखें बेटा, प्रोवाइड जो किया गया है आपको, कह रहे कैलकुलेट द मल्टीपल बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्ड किसमें, इन C2H2 का, दैट एनर्जी इज, एनर्जी कितना निकल करके आएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी का, टेक द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड एज कितना 350 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन से नीचे देखिए तीनों दे दिए हैं, सॉलिड सेल और H2 जुड़ करके C2H2 बना रहे हैं, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H2 कितना दे दिए हैं 225 किलो जूल। सॉलिड से गैस ले जा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी इसकी दे दिए हैं 1410, H2 से 2H तोड़ दिए हैं, कितना दे दिए हैं 330, और हमसे किसका पूछ रहे हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी का। तो पहले जरा इसका फिगर देख लें आप, ये देखना यही है C2H2, इसका डेल्टा H आपको दे दिया गया है, डेल्टा H कितना दिया गया है 225 किलो जूल। बात स्पष्ट हुआ। अब आपको करना क्या है, अगर आप इसको ऐसे देखें, यही तो है ना भाई, अगर सबकी बॉन्ड एनर्जी दी गई है तो आप ऐसे निकालेंगे डेल्टा H इक्वल टू 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CS का, CS से किस में जाएगा ये गैस स्टेट में, बोलिए, और फिर उसके बाद बॉन्ड एनर्जी ऑफ कौन सा है H2 किस में जाएगा 2H में। तो यहाँ हमको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसका हमको डायरेक्ट रिएक्शन ही दे दिया है 2H से इसमें, ठीक है। और ये हो गया इनका माइनस, यहाँ देखना 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड और प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C का। ये इतना वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया भैया, कितना दिया है 1410, इसकी वैल्यू हमको दे दिया है, कितना दिया है 330 माइनस 2 इंटू CH के कितना कह रहा मान लो 350, और इसका हमको निकालना है, और यहाँ हमको दे दिया है वैल्यू 225। लग जाएगा सवाल, छापा मारिए फट से। 112 नंबर सवाल में ये फिगर बनाया गया है। सवाल में कह रहे जो रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। कह रहे द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशन इज शोन इन द फिगर। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट इज करेक्ट। हो सकता है एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है एक से अधिक करेक्ट हो। अच्छा इनकरेक्ट, हाँ करेक्ट, कौन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ढूंढना है। चलिए भैया, पहला इसमें दिए हैं ए, कह रहे हैं T1 इक्वल टू T2 के। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं बी, कह रहे हैं T3 इज ग्रेटर देन T1 के। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं सी, कह रहे हैं वर्क इन आइसोथर्मल ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबेटिक। चौथा ऑप्शन डी, कह रहे हैं यू इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन यू इन एडियाबेटिक। तो अगर कहीं पर भी अगर यू लिखा है तो आप इसको डेल्टा यू मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि यू एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते हैं आप, जब भी निकाला जाता है तो डेल्टा यू। तो कहीं अगर यू भी लिख दिया गया तो इसका मतलब वो डेल्टा यू ही है, वो आप समझते रहिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा भैया, चेक करते हैं इसमें कौन
गलत स्टेटमेंट है। चलिए नीचे से स्टार्टिंग लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा साहब U इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन U इन एडियाबेटिक, ठीक है। पहली चीज़ तो आप जान लें, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, T में कोई चेंज नहीं होगा, तो आइसोथर्मल में क्या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज होगा, तो इसका डेल्टा U क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों? क्योंकि T1 इक्वल टू T2 के है। चूंकि दुनिया को पता है कि एडियाबेटिक में Q 0 होता है, तो चूंकि Q इक्वल टू 0, सो डेल्टा U इक्वल टू किसके होगा, W के। और ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। क्यों निगेटिव हुआ, आप देखिए एक्सपेंशन हो रहा है, तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो W भी निगेटिव हुआ और डेल्टा U भी निगेटिव हुआ। तो डेल्टा U अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा U 0 ज़्यादा हुआ और निगेटिव कम हुआ। तो इसका मतलब कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब कि आइसोथर्मल की इंटरनल एनर्जी एडियाबेटिक से ज़्यादा होती है। ये बात क्या हो गई, करेक्ट, स्पष्ट। जरा इसमें आ जाइए, कह रहे साहब वर्क इन आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क इन एडियाबेटिक। जरा बताइए एडियाबेटिक में कितना वर्क हो रहा है, यही इतना तो हो रहा है ना भाई, जो एरिया है। और जब आइसोथर्मल में जाएंगे तो इतना क्या होगा, आपको और बढ़ जाएगा और जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो आप बताइए वर्क किस में ज़्यादा हुआ, आइसोथर्मल। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्लियर बात भाई, ये करेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, करेक्ट हुआ। जरा इसमें देखिए T1 इक्वल टू T2 के, भाई T1 और T2 क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी करेक्ट हुआ भैया। हमसे करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। 3 करेक्ट है तो एक हो सकता है अपने आप इनकरेक्ट होगा, लेकिन चेक कर लें इनकरेक्ट कहने से पहले। अब जरा देखना, T3 इज ग्रेटर देन T1 कह रहे हैं। दुनिया को पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। तो आप कह सकते हैं सिंस कूलिंग अकर इन एडियाबेटिक, सो T3 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, T1। लेकिन यहां दिया क्या रहा है, T3 ग्रेटर देन T1। तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ। हमसे कहा इनकरेक्ट वाला बताओ, कौन इसमें इनकरेक्ट है, तो हमको करेक्ट वाला नहीं सही करना था, कौन सही करना है, इनकरेक्ट सही करना है। बात स्पष्ट हुआ, चीजें क्लियर हुई बेटा। कौन सा बेटा, कौन सा, डी वाले में क्या दिक्कत आ गई, डी वाले में क्या, डेल्टा यू एक्सटेंशन। अच्छा ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें इसको, ये लो भैया, डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q प्लस W के, होता है। तो जब Q इसमें 0 होगा तो डेल्टा यू किसके आ जाएगा, W के, ठीक, वर्क के बराबर होगा। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। तो जो वर्क होगा वही वैल्यू निकल के यहाँ निगेटिव आ रहा होगा। तो जो डेल्टा यू हुआ हमारा क्या निकल के आया, निगेटिव। तो ही बात यहाँ लिख दिया गया है। स्पष्ट हुआ, क्लियर हुई बातें, लिख लीजिए भैया फटाक से।